कैसे देख रहे हैं इस पीके की जीत को, बीजेपी की हार को? मैं तो आपकी भविष्यवाणी को देख रहा हूँ और आपके एनालिसिस को देख रहा हूँ। आपने जो प्रेडिक्शन किया था वो 100% सही निकला। इसके लिए पहले तो मैं कहाँ से आप निकाले ये चीज़, कहाँ से आप ले आए और किन किन मैंने पब्लिक के बीच में जा कर के आपने जो सर्वे किया वो सर्वे रिपोर्ट सत्य हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो पूरे देश भर में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर चर्चा हो रही है कि भाई अपने सबसे मजबूत गढ़ में बीजेपी क्यों हार गई, कैसे हार गई। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया कि पूरी बाजी पलट गई। लगातार हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आज मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता हैं राजन तिवारी। राजन जी, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत। कैसे देख रहे हैं इस पीके की जीत को, बीजेपी की हार को? मैं तो आपकी भविष्यवाणी को देख रहा हूँ और आपके एनालिसिस को देख रहा हूँ। आपने जो प्रेडिक्शन किया था वो 100% सही निकला। इसके लिए पहले तो मैं कहाँ से आप निकाले ये चीज़, कहाँ से आप ले आए और किन किन मैंने पब्लिक के बीच में जा कर के आपने जो सर्वे किया वो सर्वे रिपोर्ट सत्य हुआ। तो ये देखिए, ये जीत जो है ना प्रशांत किशोर जी की, सबसे पहले प्रत्याशी हमारा बड़ा निर्बल था वहाँ। और एक मतलब प्रत्याशी की बोलचाल की शैली में, जिस दिन वो प्रत्याशी हमारे चुनाव के दिन घूम रहे थे बूथों बूथों पर और अपने पोलिंग एजेंटों से वो बात कर रहे थे, उस दिन भी अपने बयान से हमको लगता है कि 5-7 हज़ार वोट उन्होंने स्वयं का काट लिया। तो एक प्रत्याशी भी उसमें चयन करने में थोड़ी सी लापरवाही हुई है पार्टी की। और प्रशांत किशोर ने कुत्ता बिल्ली वाला नैरेटिव सेट कर दिया। चीज़ की, जिस तरीके से इतना अनुभव वाले नेता रविशंकर प्रसाद जी ने कुत्ता और बिल्ली का संज्ञान दिया अपने कार्यकर्ताओं को, तो ये भी काफ़ी मायने रखा। नहीं, कह रहे रविशंकर प्रसाद को उन्होंने ऐसा बयान ही नहीं दिया। ये नैरेटिव प्रशांत किशोर ने गढ़ दिया, झूठा नैरेटिव। नहीं तो आना चाहिए था, बीच में आकर बोलना चाहिए था उनको, नैरेटिव का काउंटर करना चाहिए। पूरे चुनाव में आकर के इस बात को बोलना चाहिए था। कहीं नहीं बोले, इसको उन्होंने प्रोपगंडा बनाया। प्रशांत किशोर को इसमें फ़ायदा मिला। तो अब बड़े बड़े नेता यहाँ उतारे गए, 40 स्टार प्रचारक, जिसमें 15 तो स्वर्ण जातियों के थे। राधा मोहन सिंह राजपूत समाज के लिए उतरे, सतीश दुबे उतरे जो केंद्रीय मंत्री हैं ब्राह्मणों को मनाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूँ एक चीज़, कई बार मैं बोला हूँ कि राधा मोहन सिंह का मतलब राजपूत समाज नहीं होता। और राधा मोहन सिंह उस व्यक्ति का नाम है जिसने कभी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। वो तो आप ही के क्षेत्र के, आप ही के पार्टी के नेता हैं। 7 बार के सांसद हैं, 7-5 साल उनको सांसदी का हो जाएगा लगभग। 35 क्वेश्चन उन्होंने पार्लियामेंट में आज तक चंपारण का नहीं उठाया है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, चंपारण के 35 क्वेश्चन को भी उन्होंने नहीं उठाया। राधा मोहन सिंह एक दूसरे को सिर्फ तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। मैं जानता हूं ना राधा मोहन सिंह जी को बड़े करीब से। 35 साल से जीत कैसे रहे? मैं देखिए, समीकरण कभी वाजपेयी जी के नाम पर और कभी मोदी जी के नाम पर। राधा मोहन सिंह का अपना क्या, मुखिया का चुनाव हारे हुए हैं, सांसद जरूर बन गए, भाग्य साथ दिया, तकदीर उनके साथ रही, किस्मत ने साथ दिया और वो 7 बार सांसद 7वीं बार हो गए। लेकिन जो मुखिया का चुनाव लड़े थे अपने पंचायत से, वहाँ से हार करके राजनीति शुरू किए थे और वो संसद की गलियारे तक पहुँचे। राधा मोहन सिंह मतलब पूरा राजपूत समाज नहीं हो जाता। राजपूत का मतलब, अब सब लोग महाराणा प्रताप थोड़ी ना पैदा ले सकते कि जिन्होंने अपने समाज को, अपने सर्व समाज की रक्षा के लिए घास की रोटी तक खाई हो। लेकिन राधा मोहन सिंह तो जा करके सिर्फ तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं। और भाग्य, चंपारण एनडीए का गढ़ है और वहाँ पे बैठ करके लॉलीपॉप बना लेना कि हमारे चलते ही सारे लोग जीतते हैं, ये सब प्रोपगंडा बना करके और राजनीति में रोटी सेकने का काम करते हैं। जो सांसद अपने ही जिले के लगभग 2 भाजपा के विधायक और 2 गठबंधन के विधायकों को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया हो, वो बांकीपुर में आकर क्या कर लेगा। पूरा बांकीपुर में लगे तो थे, बैठक करते थे, 2 से 4 लोग उनके बैठक में शामिल होते थे। राधा मोहन सिंह मतलब पूरी राजपूत समाज उनके घूमने के बाद 80% से ज़्यादा राजपूत समाजों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। तो काहे का भाई, कहाँ समाज आपको माना? के क्षेत्र के तो ब्राह्मणों के नेता, तथाकथित नेता, केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे भी लगे थे। मैं कहा ना कि सतीश दुबे का मतलब भी पूरा ब्राह्मण नहीं होता। जैसे राधा मोहन सिंह उसी तरह वो भी हैं। सतीश दुबे का मतलब क्या होता है?
वैसे वैसे लोगों को, केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे वैसे लोगों को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है जिनको कोई शिक्षा दीक्षा भी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई भौतिक ज्ञान ही नहीं। अब क्या बताएं, उनके बैक हिस्ट्री में आप जानिए ना, पता कर लीजिए उनका बैक हिस्ट्री इतिहास क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है, कब से। अरे वो भी भाग की रोटी खा रहा है लोग, ज़्यादा कुछ बुलवाइए मत हमसे। इन लोगों ने ब्राह्मणों के घर घूमा, पूरा ब्राह्मण समाज के यहाँ लोग डोर टू डोर कैंपेन किए, लेकिन एक भी ब्राह्मणों ने इनकी बातों को मायने नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, और इन लोगों को तिरस्कार का सामना करना पड़ा और भगा दिए गए। और 90% ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर जी को वोट दिया। लेकिन ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार ये तो एकदम कोर वोटर है बीजेपी के। मैं कहा ना कि जिस ब्राह्मण को जनता पसंद करती है ना, उसे शीर्ष नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व कहिए या राज्य नेतृत्व कहिए, उसे वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर चलते रहा तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर जिस तरीके से चरम पे पहुंची है ना, उसी तरह धड़ाम से गिर भी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आदत में सुधार लाना होगा। और ऐसे ऐसे जो ब्राह्मण का नेता बनता हो, राजपूतों का नेता बनता हो, ऐसे जो दलाली करवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, चमचाई करवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, जिनकी कार्यकर्ताओं में का कोई इज्जत का ख्याल नहीं रखते हो, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। भाई आप बीजेपी छोड़ने वाले हैं कि छोड़ दिए हैं? क्यों अब तो विपक्ष की तरह बोल रहे हैं? बीजेपी में हूँ, विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगाह कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है। मोदी जी के चेहरे के आगे भी हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है जो उनके चेहरे के सामने टिक जाए। अमित शाह जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, योगी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है। तो मान लीजिए कि अगर लाना ही था बांकीपुर जीतने के लिए तो योगी जी को बुलवा लेते, राजपूत लोग उनकी बात मान जाते। योगी जी तो नहीं आए। आना चाहिए था योगी जी को, जिसको पूरा राजपूत समाज नहीं, पूरा सर्व समाज, पूरा हिंदू सनातन का लोग मानता है। वो तो नहीं आए चुनाव प्रचार में। पार्टी समझी कि राधा मोहन जी बहुत बड़े नेता हैं, इनको उतार दिया जाए। ब्राह्मणों के ये बड़े नेता हैं, इनको उतार दिया जाए। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को पार्टी नहीं, जनता नकार चुकी है। लेकिन अब मोदी जी के नाम पर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी जी के नाम पर पार्टी उनको, कार्यकर्ता उनको अभी भी तवज्जो देते हैं और वोट मिलता है। प्रशांत किशोर तो कहा इस चुनाव को बनाने वाले थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सम्राट चौधरी सीएम के नाम पर ये रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। क्यों सम्राट जी क्यों इस्तीफा देते हैं? एक उपचुनाव में ना इससे हमारी सरकार बनती थी ना बिगड़ती थी। एक उपचुनाव के लिए सम्राट जी को इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? और जिस तरीके से बयान सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत जी बोलते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। लव कुश का समीकरण हमारा है, और जिस कुश के बारे में वो बोलते हैं, यानी सम्राट चौधरी के बारे में बोलते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, तो मैं बता दूं, एक तमिलनाडु में 3 बार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे के कामरान। हाँ, के कामरान तो बहुत नामी है। हुआ करते थे। आपको मैं बता दूं, के कामराज जी 3 बार के लगातार वो मुख्यमंत्री थे और 6वीं पास थे। वो 6वीं पास होने के बावजूद भी जो के कामरान ने तमिलनाडु में कर दिया, हमको आज जो मिड डे मील आप देख रहे हैं ना, उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। आज जो मिड डे मील आप देख रहे हो, उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। हर गांव स्कूल में शिक्षा गरीबों के लिए जो उन्होंने लागू किया था। मिड डे मील का शुरुआत उन्होंने किया था। हर घर में शिक्षा मिले, उस शिक्षा का शुरुआत भी गांव में, अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था उसने भी के कामराज जी ने किया था। तो ये जानना चाहिए। और तो पढ़ाई लिखाई ये डिग्री जरूरत नहीं है। देखिए, डिग्री का मायने नहीं रखता, अनुभव जरूरत रखता है। डिग्री बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अनुभव। राजनीतिक समझ। हाँ, राजनीतिक समझ क्या है? आप गांव से निकला हुआ बच्चा, देखिए हम बता दें, प्रशांत किशोर जी कभी गांव नहीं देखा, गांव की मिट्टी को नहीं सूंघा। उन्होंने पदयात्रा कर लिया, उन्होंने 3000 किलोमीटर का। अच्छा किया उन्होंने, बिहार को समझा, और बिहार की जनता ने फिर से उनको बांकीपुर से चुनाव जितवा दिया। सब लोगों ने समझा कि भाई 3000 किलोमीटर चला हुआ व्यक्ति है, इसको चलो अच्छा है, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करने वाला लोग दिखाई देता है, तो उनको जितवा दिया। लेकिन बिहार की मट्टी को देखा, बिहार के गाँव को देखा। सम्राट चौधरी जी गंवही अंदाज के लोग हैं और गांव से उत्पन्न हुए, गांव की राजनीति से उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। उनको निशाना क्यों साध रहे हैं? मतलब देखिए, कोई किसी को काम नहीं है तो मुख्यमंत्री को टारगेट, या तो उनको मुख्यमंत्री बनने की लालसा होगी, और मुख्यमंत्री को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। उनके ऊपर तमाम ऐसे टारगेट किया। कह रहे हैं कि भाई वो हत्यारा हैं, अपराधी है, क्या क्या आरोप? ये बताइए, जिसको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, जिसके परिवार के 22 लोगों पे मुकदमा हुआ, जिसके ह्यूमन राइट्स में नहीं, ह्यूमन राइट्स में गया, ह्यूमन राइट्स ने गवर्नमेंट पे जुर्माना लगाया कि ये गलत हुआ है।
और उस सबसे क्लीन चिट होने के बाद अगर सम्राट चौधरी जी के विषय में इस तरीके से अनर्गल बयान देते हैं तो हमको लगता है कि इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार का इज्जत और प्रतिष्ठा है, और उनको याद रखना चाहिए कि जिस मौर्य वंश के खिलाफ वो बोल रहे हैं, इसी मौर्य वंश को हमारे पूर्वज चाणक्य ने इसी मौर्य वंश को राजा बनाने का काम किया, तख्तो-ताज देने का काम किया। वो भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेबर क्लास के लोग थे, मेहनत। चौधरी का तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो पूजनीय है, वो तो जात ब्राह्मणों के खिलाफ कभी उन्होंने बोला कभी नहीं, उनके पिताजी भी नहीं कभी, हमेशा लोग लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। सम्राट चौधरी के विषय में देखिए, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सम्राट जी जिस तरीके से स्वास्थ्य के विभाग में देख लीजिए, एजुकेशन के विभाग में, एजुकेशन के लाइन में देख लीजिए, स्वास्थ्य लाइन में देख लीजिए, उद्योग लाइन में देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ है जो अभी तो 3 महीना हुआ बेचारे को, अभी कम से कम साल भर तो आप देखो बिना मतलब का अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दिए। 15 साल हमने लालू जी और राबड़ी जी का सरकार देखा है, वो अत्याचार देखा है। 15 साल तक किसी की बोलती नहीं निकलती थी। एक नीतीश कुमार आए तो उन्होंने पूरे बिहार में भ्रमण करके लालू राज को ख़त्म किया। फिर नीतीश कुमार जी का राज आया, 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने राज किया। और उसके बाद सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या बन गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री क्या बना दिया कि सबके आँख के किरकिरी तक बन गए हैं। अब बताइए, लेकिन हम कहते हैं सम्राट चौधरी तो पार्टी में भी विरोध लोग कर रहे हैं। विरोध करने वाले करने दीजिए। सम्राट चौधरी कोई गाजर मूली नहीं है कि जो चाहेगा उखाड़ देगा उसे। सम्राट चौधरी बिहार का एक स्तंभ है, और सम्राट चौधरी को उखाड़ने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। और लौ कुश का समीकरण अगर टूट जाएगा ना, अगर लौ कुश का समीकरण चला जाएगा तो समझिए बिहार में एनडीए भी खत्म हो जाएगी। इसलिए समीकरण टूटने वाला नहीं है। एनडीए को मजबूत रखने के लिए सम्राट जी को रहना जरूरी है, और बिहार के विकास के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए, बिहार में स्वास्थ्य के लिए सम्राट चौधरी जी को रहना भी है। अभी 1 साल उनके काम को देखिए, उसके बाद उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप भी चुनाव कहा जा रहा है कि यूपी से लड़ेंगे राजन जी, बिहार से तो लड़े नहीं। बिहार से नहीं लड़े चुनाव, लेकिन बिहार में मैंने कई बार कहा कि अच्छे लोगों को टिकट मिला जिस जगह से मैं लड़ना चाहता था, तो नहीं लड़ा। भाई चुनाव लड़े, भाई चुनाव जीते। हमारे समर्थक लोग 2-4 लोग हमारे संपर्की लोग जीते। उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति में विधायक बनना और सांसद बनना बड़ी चीज़ नहीं है, राजनीति सेवा भावना की चीज़ है। यूपी से चुनाव लड़ेंगे ऐसी चर्चा है। हाँ, लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, चुनाव लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। समय आने दीजिए, बता देंगे। देवरिया जिला में 2 सीट है और 2 सीट है कुशीनगर जनपद में। दोनों जनपद में से किसी एक सीट पे लड़ेंगे। मैंने अपने लोगों को बता दिया है, और हमारे लोग भी तैयार हैं। हम चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अन्यथा आप तो जानते ही हैं, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, ना डर है और न भय है। मैं क्रांतिकारी हूँ, हमेशा लड़ना जानता हूँ, झुकना सीखा नहीं। तो आपने जमाने के जाने माने बाहुबली भी है। बाहुबली नहीं है, मैं सीखा नहीं, झुकना कभी सीखा नहीं, और कभी भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया, और अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस तरीके से हमारी पार्टी के लोग ऐरू गैरू नत्थी खैरू, जो ब्राह्मण का नेता बन जाता है, राजपूत का नेता बन जाता है, सबको लोग नेता मान के उसको उस पर विश्वास करके उसको लोग छोड़ देते हैं। उसको लोग उसके भरोसा करके विधानसभा लोग में बना देते हैं, प्रभारी बना देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा ही सावधान लोगों को बनाना है तो बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, जिसको पब्लिक पसंद करती है, जिसको पब्लिक चाहती है, ऐसे लोगों को आप ले आकर के, जो आदमी 10 लोगों को मोबिलाइज करके अपनी तरफ आकर्षण कर ले, ऐसे लोगों को आप। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं ना भाई कि बहुत घमंड हो गया है बीजेपी को, कि हम जिसको आगे कर देंगे वही नेता बन जाएगा, हम जिसको चुनाव लड़ाएंगे वही जीत जाएगा, और वही घमंड में डूबा। अब क्या कहिएगा, दतिया में चुनाव हुआ, आशुतोष तिवारी संगठन के एक बहुत बढ़िया नेता, दतिया में गया था चुनाव में, 1 दिन के लिए गया था, दर्शन भी माँ का किया, और चुनाव में भी थोड़ा सा वहाँ का माहौल मिलाया। दतिया में आशुतोष तिवारी एक संगठन का बहुत ईमानदार नेक लड़का चुनाव लड़ा, जिस बहुत मजबूती से संगठन को देखने वाला, बहुत ईमानदार अच्छा आदमी। लेकिन घर को लग गई आग घर के चिराग से। अब वहाँ हमारे ही ब्राह्मण समाज के थे नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने उन्हीं के ऊपर ब्लेम आ रहा है। उन्होंने दिल से अगर मदद करता तो आशुतोष मिश्रा काहे मदद करते। नरोत्तम मिश्रा भी बड़े नेता थे, उनको आपने दूध के मक्खी की तरह निकाल दिया। नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हार गए थे। नरोत्तम मिश्रा जी बड़े नेता थे, वो कहीं से चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, पार्टी उन्हें राज्यसभा बना करके केंद्र मंत्री बना सकती है, पार्टी उन्हें कहीं भी भेज सकती है। लेकिन जब टिकट शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया
कि आशुतोष तिवारी, वो भी ब्राह्मण है। देखिए, कहा जाता है ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण का घातिक होता है। आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण थे। नरोत्तम मिश्रा जी को कम से कम बीजेपी के भीतरघात के चलते हार गए। 100% मैं इस चीज़ को कहता हूँ, बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ भी सीट हारी तो अपने ही घर को लग गई आग घर के चिराग से। और बांकीपुर में भी हारी तो ये लोग, कुछ लोग हराए कि नितिन नवीन जी बदनाम हो जाए, और कुछ लोग हराए कि सम्राट चौधरी जी बदनाम हो जाए। ये साजिश है। इस सबों पे मंथन की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजन तिवारी को। उन्होंने कहा कि भाई जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो बांकीपुर में हुआ, उसके पीछे पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की रणनीति थी, और इसीलिए वहाँ भी हारी पार्टी और बांकीपुर में भी हारी। कुछ लोग नितिन नवीन के खिलाफ काम कर रहे थे, कुछ लोग सम्राट चौधरी को नीचा दिखाना चाहते थे। इसलिए बीजेपी गोलबंद होकर, एकजुट होकर प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाई। और जब पार्टी ही एकजुट ना हो, गोलबंद ना हो, तो जनता कैसे गोलबंद होगी? जनता ने भी एक सही उम्मीदवार चुन लिया। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।